हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो हमारी हिस्ट्री है उसकी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो हमारा सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर होने वाला है। इसका फर्स्ट जो पार्ट था वो मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप एंड कुछ लेंथी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस बचे थे उनका सॉल्यूशन है यानी कि पार्ट 2 में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, मैंने पहले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 10 तक के प्रश्नों का उत्तर आपको बता दिया था। अब हम प्रश्न क्रमांक 11 से सॉल्यूशन शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, उत्तर मौर्य काल में विकसित राजतत्व के विचारों की चर्चा कीजिए। देखो, जब उत्तर मौर्य काल चल रहा था तो उसके अलावा और भी अन्य राजतत्व विकसित हो रहे थे, तो उनके बारे में हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तर मौर्य काल में राजधर्म के विचार यानी कि राज तत्व के कौन कौन से नए विचार उत्पन्न हुए थे। तो पहला, उत्तर मौर्य काल में राजाओं ने अपने अस्तित्व को ऊंचा रखने के लिए अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ा था और मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक के जितने भी शासन थे, कुषाण शासक खास करके, उन्होंने इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। यानी कि मौर्य उत्तर काल में क्या हो रहा था कि राजा अपने आप को देवताओं से जोड़ रहे थे अपनी उच्च प्रतिष्ठा समाज में दिखाने के लिए। ठीक है। दूसरा, जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने के इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों तथा मुद्राओं से या मूर्तियों से प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे उन्होंने देवी देवताओं को जोड़ा, तो कैसे जोड़ा? तो उन्होंने सिक्कों पर देवी देवताओं की मूर्ति अंकित की, और देवी देवताओं की मूर्ति जहाँ पर पहले अंकित की जाती थी वहाँ पर अब कुषाणों शासकों की मूर्ति अंकित होने लगी। आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का मथुरा के पास मार देव स्थान है, वहाँ देवताओं के साथ कुषाणों की भी मूर्ति लगाई गई। तो इस तरीके से वो देवताओं से अपना संबंध जोड़ रहे थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। संभवतः वह उन चीनी शासकों से प्रेरित थे जो स्वयं को क्या बोलते थे? स्वर्गपुत्र बोलते थे। उसके अलावा 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य, देखो एक तरफ तो कुषाण शासक पनप रहे थे, दूसरी तरफ गुप्त शासक पनप रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे? वो कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे, यानी कि छोटे छोटे सामंतों से मिलकर साम्राज्य बना हुआ था। अपना जीवन निर्वाह या स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जो भी वहाँ पर स्थानीय रूप से उनको मिल रहा है उससे करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण शामिल था, क्योंकि स्थानीय रूप पर तो भूमि रहेगी, तो कृषि के द्वारा करते थे। शासकों का आदर करते थे, उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे, राजा दुर्लभ होते थे वे बड़े शासकों के अधीन होते थे। ठीक है। तो इस तरीके की वहाँ पर राजतत्वों का विकास हो रहा था उत्तर मौर्य काल में। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1, 2, उसके बाद 3 और 4, चारों पॉइंट का स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म परिवर्तक से आप क्या समझते हैं? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए? देखो, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद, तो उसने ऐसे क्या क्या काम किए कि उसके धर्म का प्रसार हुआ? तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने प्रारंभिक काल में अशोक कौन से धर्म से संबंधित था? हिंदू धर्म का अनुयायी था। परंतु कलिंग युद्ध हुआ, उसके पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। बौद्ध धर्म का अनुयायी होते ही अशोक ने अपनी प्रजा के लिए धर्मों के सद्गुण पालन करने का आदेश दिया। विश्व के इतिहास में अशोक की धर्म विजय का बड़ा महत्व है। अशोक के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही बौद्ध धर्म संसार और विशेषकर एशिया की संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया। और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने निम्न प्रयास किए। पहला, धम्म महामात की नियुक्ति। अब ये क्या है? देखो, अशोक ने धर्म के सिद्धांत जो थे उनका प्रसार करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की, उसका नाम था धम्म महामात। यहाँ पर दम नहीं आएगा, एरर आ गई है, धम आएगा। ठीक है। तो धम्म महामात की नियुक्ति की। दूसरा, नाटकों द्वारा प्रचार। अब इसके लिए क्या किया गया? अशोक ने धर्म प्रचार के लिए कई प्रकार के सामाजिक समारोह का आयोजन किया, यानी कि जनता को सिखाने के लिए समाज में क्या होते, कुछ समारोह किए जाते हैं। ठीक है। तो उसमें नाटक प्रस्तुत करते हैं, तो नाटकों द्वारा प्रचार किया गया। विशाल धनराशि दान करना। देखो, अशोक ने क्या किया? बौद्ध भिक्षु जो थे, श्रमण थे, धर्म प्रचारक जो थे, और धर्म प्रचार के कार्य में लगी जो धार्मिक संस्थाएं थी, उनको
मुक्त हाथ से यानी कि खुले हाथ से विशाल धनराशि दान की, जितनी आवश्यकता हो उतना धन लगाइए। इससे भी धन प्रचार के कार्य में काफ़ी सुविधा मिली। उसके बाद उन्होंने काम किया धर्म लेख खुदवाने का। धर्म लेख से यहाँ पे मतलब है वही अभिलेख, शिलालेख, ठीक है। तो अशोक ने अपने साम्राज्य की समस्त शक्ति धर्म प्रचार में लगा दी। अपने राज्य में उसने सर्वमान्य नियमों और चट्टानों तथा स्तंभों पर खुदवाए। साम्राज्य के सुदूर भागों में स्थायी शिलाओं पर सर्वसाधारण की भाषा में धर्म नियम खोदे गए, जिससे वे पढ़ सके और अपने जीवन को उनके अनुकूल ढाल सके। तो क्या किया गया, बड़ी बड़ी चट्टानों, स्तंभों और शिलालेखों पर जो धर्म के सिद्धांत थे उनको लिखा गया, ताकि जो आम जनता है वो उसे पढ़े और उसे अडोप्ट करे, उससे सीखे और उसे अपने जीवन में अपनाए। तो ये धर्म प्रचार के लिए अशोक ने तरीके अपनाए। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन के आंसर का, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आगे का बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हो, उसके मूलभूत सिद्धांत लिखिए। अभी हमने देखा कि उसने धम्म का प्रचार कैसे किया। अब जो धम्म का उन्होंने प्रचार किया उसमें कौन से सिद्धांत है उनको समझना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने प्रारंभिक काल में अशोक हिंदू धर्म का अनुयायी था, परंतु कलिंग युद्ध के पश्चात उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। जैसा मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ, बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए अशोक ने अपनी प्रजा को जिस धर्म के आदेश का पालन करने के लिए कहा, वो सार्वभौम धर्म अर्थात ऐसा धर्म जिसमें सभी धर्मों के सद्गुणों का समावेश हो। देखो, अशोक ने अपनाया भले बौद्ध धर्म था, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म की बातें नहीं थी। कुछ बातें हिंदू धर्म में अच्छी थी, वो भी उन्होंने ले रखी थी। कुछ बातें जैन धर्म में अच्छी थी, वो भी ले रखी थी। दूसरे अन्य धर्म में अच्छी थी, वो भी ले रखी थी। तो इस तरीके से वो एक सार्वभौम धर्म था, न कि कोई स्पेशल एक धर्म। अब उसके सिद्धांत क्या है उसको देखते हैं। तो पहला था, अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषता सार्वभौमिकता, अर्थात उसने अपने धर्म के सभी धर्मों के सद्गुणों का समावेश किया। ठीक है। उसके बाद अशोक ने अपने धर्म में अहिंसा को विशेष महत्व दिया। उसने उन यज्ञों को बंद करवाया जिनमें पशु बलि दी जाती है, यानी कि विशेषकर अशोक ने कहा कि हम अहिंसा नहीं करेंगे, हम हिंसावादी नहीं बनेंगे। ठीक है। अशोक ने अपने धर्म में अनुशासन तथा शिष्टाचार को विशेष महत्व दिया, यानी कि अनुशासन में हमें रहना चाहिए और शिष्टाचार मतलब हमें जो हमारे मोरल वैल्यूज़ है, हमारे नैतिक मूल्य है, उनका हमें पालन करना चाहिए। उसने अपने शिलालेखों में उत्कीर्णित किया कि माता पिता की आज्ञा का पालन होना चाहिए, इसी प्रकार गुरुजनों की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। अशोक ने सेवकों, मित्रों, ब्राह्मणों के साथ सद्व्यवहार यानी कि अच्छा व्यवहार करने पर बल दिया। अशोक ने जो ये धार्मिक आडंबर होते हैं यानी कि धार्मिक दिखावा करना, इसका विशेष विरोध किया। सत्य बोलने के आचरण पर विशेष बल दिया। तो ये अशोक के धर्म के मुख्य सिद्धांत थे। तो और ये अशोक का धर्म। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 14। लोहे के फाल के प्रयोग ने संपूर्ण उपमहाद्वीप में कृषि के क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इस कथन की पुष्टि करनी है। तो देखो, उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो हल थे उनमें लोहे के फाल लगाकर उनका उपयोग शुरू किया था, जिससे कृषि की जो उत्पादन क्षमता है वो बड़ी थी। तो इसके बारे में हमें कुछ कथन देने हैं, उसकी पुष्टि करनी है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो देखिए आंसर आपके सामने है। कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए अनेक उपायों का अनुसरण किया गया। कृषि उपज में वृद्धि करने का एक उपाय था हल का प्रचलन। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि गंगा एवं कावेरी की घाटियों में उर्वर कछारी क्षेत्र में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही हल का प्रयोग किया जाने लगा था। किसान लोग भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई करने लगे। गंगा की घाटियों में धान की रोपाई का प्रचलन प्रारंभ होने से कृषि उपज में उल्लेखनीय वृद्धि प्रारंभ हुई। इसके लिए किसानों को अथक परिश्रम करना पड़ता था। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि लोहे के फाल वाले हलों के उपयोग से फसलों की उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई, लेकिन इन हलों का प्रयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही क्षेत्रों में किया जाता था। पंजाब, राजस्थान जैसे अर्धशुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हलों का प्रचलन 20वीं सदी में प्रारंभ हुआ। अतः लोहे के फाल वाले हलों के प्रयोग से संपूर्ण उपमहाद्वीप की कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। तो ये इस तरीके से लोहे के फाल वाले जो हल थे उनका प्रयोग बढ़ा और कृषि की उन्नति हुई। तो ये पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक साथ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की।
अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15। मौर्य वंश के बारे में जानने वाले ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। हमें ये बताना है कि मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी जिन ऐतिहासिक स्रोत से मिलती है वो कौन कौन से है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। आंसर को स्क्रीन पर देख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य था। इसके बारे में जानकारी देने वाले निम्नलिखित स्रोत है। देखो, मेगस्थनीज के इंडिका है, अशोक के अभिलेख है, पौराणिक ग्रंथ है, संस्कृत वाङ्मय है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र है, जैन व बौद्ध ग्रंथ है तथा अशोक ने जो सिक्के चलाए थे वो है। इन सब से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहले देखो, मेगस्थनीज के इंडिका जो है वो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया एक यूनानी यात्री था। इसके विवरण इंडिका से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये पहला स्रोत। दूसरा स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य कौन था? तो चाणक्य यानी कि चंद्रगुप्त का मंत्री था। इसने अर्थशास्त्र की रचना की थी जिसमें हमें मौर्य साम्राज्य की सेना व प्रशासनिक तंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद जैन व बौद्ध ग्रंथों में अशोक से जुड़ी घटनाओं का वर्णन मिलता है। साथ ही पौराणिक ग्रंथ व संस्कृत वाङ्मय में भी मौर्य साम्राज्य का हमें उल्लेख मिलता है। तो ये तीसरा स्रोत है। उसके बाद चौथा स्रोत है अशोक के अभिलेख, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख मौर्य साम्राज्य से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने में सहायक एवं एक महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा है। तो ये इसका पूरा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इसका पहले का, दूसरा, तीसरा, इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब यहाँ पर हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के शासन प्रबंधन पर प्रकाश डालिए। जो सम्राट अशोक था उसका साम्राज्य इतना बड़ा था, तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाता था। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले भूमिका, चंद्रगुप्त मौर्य ने अत्यंत ही सुसंगठित प्रशासन व्यवस्था का निर्माण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो अशोक के दादाजी थे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी प्रशासन व्यवस्था बनाई थी, इसलिए अशोक ने उसमें कोई विशेष परिवर्तन करने अथवा कोई नई प्रणाली कायम करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। इसलिए अशोक ने जो चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था थी उसी को फॉलो किया, ज़्यादा उसमें मतलब कुछ भी नया नहीं किया। अशोक को उत्तराधिकारी के रूप में केवल एक विस्तृत साम्राज्य ही नहीं प्राप्त हुआ था, अपितु एक सुव्यवस्थित सुदृढ़ शासन व्यवस्था भी प्राप्त हुई थी। 12वें शिलालेख के आधार पर कुछ विद्वानों की यह धारणा है कि साम्राज्य के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रदेश सम्मिलित थे जो प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्य के अधीन नहीं थे, उनको आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। इन राज्यों को छोड़ देने पर भी अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत भारत का विशाल खंड था, जिसका शासन करना कोई सरल काम नहीं था। उसमें उन समस्त सिद्धांतों के आधार पर शासन किया जाता था जो पिता और पितामह द्वारा स्थापित किए गए थे। पिता बिंदुसार और पितामह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी, उन्हीं नीतियों को अनुसार कहीं न कहीं अशोक ने अपनी शासन व्यवस्था पूरी संभाली। प्रांतों में विभिन्न प्रकार के कर्मचारी थे जिनके अधिकार सबसे एक दूसरे के भिन्न थे। ठीक है, साम्राज्य जो था वो 4 प्रांतों में विभाजित था। प्रत्येक प्रांत जो था उसका शासक राजकुमार होता था। सम्राट की सहायताओं के लिए एक उपराजा भी था, इस पद पर उसका भाई रहता था। इसके अतिरिक्त युवराज और अग्रमात्य भी सम्राट के शासन संबंधित कार्यों में सहायता प्रदान करते थे। सम्राट अशोक एक महान शासक था, संभवतः इतिहास का प्रथम ऐसा शासक जिसकी शासन शक्ति जनित भय के आधार से के बदले सदिच्छा, सहनशीलता, संहीनता और सहमति पर आधारित थी। तो जो अशोक था वो एकमात्र ऐसा शासक था जिसने शांति को बढ़ावा दिया, जिसने युद्ध करना ही बंद कर दिया। तो इस प्रकार की उसकी शासन नीति थी। तो ये इसका स्क्रीनशॉट है, ले लीजिए। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने 15 और 16 15 तो हमारा हो गया था, लेकिन 16 और 17 हमारा बीच में छूट गया है, तो इनको पहले करेंगे। हम डायरेक्ट 18 पर चले गए थे। तो 16 है, सरदार और सरदारी से आप क्या समझते हैं, इसको विस्तार से समझाना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका आंसर, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका
पद जो था वो वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी, यानी कि अगर सरदार है कोई तो हो सकता है उसका बेटा फिर सरदार बने, और ऐसा भी होता था कभी कभी कि ज़रूरी नहीं कि उसका बेटा सरदार बने। सरदार के समर्थक उसके परिवार के लोग होते थे। सरदार की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, कोई स्पेशल उसने सेना नहीं बनाई रखी होती थी। उसके जो चाहने वाले थे, जो उसको फॉलो करते थे, वही एक तरीके से उसकी सेना थी। सरदार जो थे वो समृद्ध होते थे, यानी कि धनी होते थे। इनके कार्यों को सरदारिया कहा जाता था, और ये जो कार्य करते थे उनको सरदारिया कहते हैं। जैसे कि सरदार के कार्य अनुष्ठान का संचालन करवाना, युद्ध के दौरान नेतृत्व करना, लड़ाई झगड़े व विवादों में मध्यस्थता की भूमिका निभाना, जनता से भेंट वसूलना और अपने जो समर्थक है उनको भेंट बांटना। तो ये काम थे सरदार के, और ये सरदार होता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे यहाँ प्रश्न क्रमांक 17 है, मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण यानी कि प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहली, मौर्य प्रशासन के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, जिनमें राजधानी पाटलिपुत्र, तोशील, उज्जैनिया, स्वर्णगिरी, तक्षशिला शामिल है। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। उसके बाद दूसरी विशेषता, प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राजनीतिक केंद्रों का जो चयन था वो बड़े ध्यान से किया गया था। तक्षशिला व उज्जैनिया लंबी दूरी वाले व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे। स्वर्णगिरी, जिसे सोने का पहाड़ भी कहा जाता है, कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी थी। मेगिस्थनीज के विवरण के अनुसार सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक समिति व 6 उप समितियों का प्रबंधन था, जिनके भिन्न भिन्न कार्य होते थे। मौर्य साम्राज्य के पास विशाल सेना थी। अशोक की सेना चतुरंगी थी। इस सेना में हाथी, घोड़े अथवा रथ तथा पैदल सैनिक शामिल थे। इतनी विशाल सेना रखने का प्रमुख कारण चंद्रगुप्त की महत्वाकांक्षाएं थी। तो ये सभी मोस्ट आईएमपी विशेषता है मौर्य प्रशासन की। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सम्राट अशोक के शासन प्रबंधन पर प्रकाश डालिए। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले ही कर लिया था। अब हम अगला क्वेश्चन 9 में आते हैं। प्राचीन काल में राजा किस प्रकार उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते थे। तो इसके आंसर को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पार्ट 1 में, जो हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन था कि किस तरीक़ों से प्राचीन काल में राजा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। ये इसी का आंसर है, ठीक है। तो यहाँ 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, आप पार्ट 1 में इसको देख लेना। उसके बाद प्रभावती गुप्त द्वारा दंगुन गाँव को दान दिए जाने वाले विवरण का वर्णन करना है, या जो भी उसमें बताया गया है उसके बारे में उसको बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव। प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में यह कहा, प्रभावती गुप्त ग्राम कुटुंबिनों, गांव के गृहस्थ और कृषक जिसको कहते हैं, ब्राह्मणों और दुंगन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है। आपको ज्ञात होगा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दान किया गया है। आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ। इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारी को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की खाल व कोयला देने के दायित्व से मुक्त है। साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार को क्रियान्वित किए जाने में मुक्त है। इस गांव को खनिज पदार्थों और खाद्य वृक्ष के उत्पादन देने से भी छूटे, फूल और दूध से भी छूटे। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों सहित किया गया है। इस राज्यादेश को 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया और इसे चक्रदास ने उत्कीर्णित किया। तो ये दुंगन गांव, प्रभावती गुप्त द्वारा दुंगन गांव में जो भूमि दान किया गया था उसका वर्णन है, उसके बारे में जो लिखा गया है वो है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको ये आपके एनसीईआरटी में बॉक्स मिलेगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 21, महाजनपदों के विकास के साथ साथ राजा और प्रजा के संबंध क्यों बिगड़ते चले गए। यानी कि जैसे जैसे महाजनपद का विकास हुआ, जो राजा है और जो जनता है उनके जो संबंध है वो बिगड़ने लगे। तो कैसे, चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का विकास
प्रारंभ हो गया था। भारत को समकालीन समय 16 महाजनपदों में विभाजित कर दिया गया था। महाजनपदों के राजा बड़े बड़े किलों का निर्माण करवाते, उनके चारों ओर किलाबंदी करवाते। इन किलों के निर्माण में अत्यधिक मोटी रकम खर्च होती। इसी रकम को प्रजा से अत्यधिक कर वसूल कर प्राप्त किया जाता। कर का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वह गरीब किसानों को चुकाना पड़ता था और अपनी उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में चुकाना पड़ता था। यही कारण है कि जनता को राजा से बहुत दूर ले जाता रहा और समय के साथ राजा और प्रजा के संबंध बिगड़ने लगे। क्यों बिगड़ने लगे? क्योंकि राजा अपनी चीज़ों को पूर्ति करने के लिए, अपनी चीज़ें बनवाने के लिए जनता से ज़्यादा कर वसूलता, जिसकी वजह से जनता और प्रजा के संबंध बिगड़ने लगे। तो ये आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 22। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक किसानों द्वारा कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अपनाए गए तरीकों को स्पष्ट कीजिए। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन देखा था कि वर्णित उत्तर वैदिक काल में कृषि के तौर तरीके किस हद तक परिवर्तन हुए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वही क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है। तो अब जब आप पार्ट ए में जाएंगे, पार्ट ए में जाकर प्रश्न क्रमांक 5 का जो आंसर है वही आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 23 में चलते हैं। 23 था, मौर्य राजवंश के अभिलेखों ने अशोक के धम्म के संदेश किस प्रकार घोषित किए। तो चलिए इसके देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अशोक ने जो भी संदेश दिए उनको शिलालेखों पर वर्णित किया गया था। तो हर एक शिलालेख के बारे में हम देखेंगे और उनके संदेश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित विषय। पहला जो शिलालेख था उसमें गिरनार संस्करण भी उसको कहा जाता है और पशु बलि की निंदा की गई थी और उसे निषेध बताया गया था पहले अभिलेख में। ठीक है, दूसरे अभिलेख में अशोक ने कहा कि मैंने अपने सीमांत शक्ति व पड़ोसी राज्यों में भी मानव एवं पशु चिकित्सा का प्रबंध किया है। तीसरे शिलालेख में उन्होंने संदेश दिया कि रज्जुक युक्त प्रादेशिक का उल्लेख किया गया है। राजकीय के 12वें वर्ष के अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वह हर 5 वर्ष पर दौरे पर जाए। इससे कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख हमको मिलता है। उसके बाद चौथे शिलालेख में कहा गया कि इस अभिलेख में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की जाएगी। धर्मानुसार ही अच्छा काम है, धर्म अनुशासन के अनुसार ही अच्छा काम है, जिसके लिए मनुष्य को सिलवान होना चाहिए। छठे अभिलेख में कहा गया, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। इसमें अशोक अपने प्रतिवेदकों को आदेश देता है कि मैं जहाँ भी रहूँ मुझे प्रजा के विषय में सूचना दे। लोक हित से बढ़कर कोई काम नहीं है। उसके बाद 7वें अभिलेख में कहा गया, इसमें अशोक ने तीर्थ यात्राओं का वर्णन कहा। वह कहता है सब जगह संप्रदाय के मनुष्य निवास करे क्योंकि सब संयम व आत्मशुद्धि चाहते हैं। उसके बाद 9वें अभिलेख में कहा गया, इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का वर्णन किया गया है। इसमें धम्म मंगल को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। दासों और सेवकों के शिष्ट व्यवहार करे तथा श्रमणों, गुरुजनों और ब्राह्मणों के सम्मान करने को 9वें अभिलेख में कहा गया। उसके बाद 10वें अभिलेख में इसमें आदेश दिया गया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में कार्य करेंगे। यश व कीर्ति की निंदा की तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर विचार किया। जो 14वां अभिलेख है, इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया। मेरा राज्य बहुत बड़ा है, इसमें बहुत से लेख लिखवाए गए हैं, आगे भी लिखवाऊंगा, हो सकता है इन लेखों में कुछ त्रुटि रह गई हो। तो ये सब अशोक ने अपने अभिलेखों में अपने संदेश इस माध्यम से वर्णित किए। तो ये इसका पूरा आंसर है। सो फ्रेंड, जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक और ये एंड के। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। तो इस प्रकार हमारा जो चैप्टर 2 था उसके सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जैसे कि मैंने प्रश्न क्रमांक 22 नहीं बताया, 19 नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी जो पार्ट 1 है उसमें डिस्कस हो चुके हैं। तो पार्ट 2 तो आप देख ही रहे हैं, साथ साथ पार्ट 1 को भी देखें। तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब जल्दी ही चैप्टर नंबर 3 का वीडियो भी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।